लाल किताब में हर ग्रह के बारे में दो सिचुएशन हमेशा बताई जाएगी। एक द बेस्ट, अच्छी पोजीशन, और एक सब कमजोर पोजीशन। कमजोर पोजीशन जब मानी जाएगी जब ग्रह कमजोर होगा और उसके मित्र ग्रहों की मदद उसे नहीं मिल रही होगी। बहुत सिंपल है। तो वो ग्रह कहीं पर भी बैठा हुआ है, वो कमजोर है। लाल किताब ये मानती है कि ग्रह अपने आप में कहीं पर भी बैठा है, अगर उसके मित्र ग्रहों की मदद उस तक नहीं पहुंच रही है तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना वो लग रहा है आपको। जैसे हम वैदिक में कहते हैं कि भाई फलाना ग्रह फलाने भाव में बैठा है तो ये अच्छा या बुरा, मतलब स्ट्रॉन्ग या कमजोर। पर वो भी बात पूरी नहीं है, उसमें भी तो आगे स्टेप है कि नवमांश में जाके देखो। अब यहाँ नवमांश नहीं है, इसको यहीं पर ही हमने फुल एंड फाइनल डिसीजन लेना है। तो उसके लिए मदद का कंसेप्ट बना दिया कि यहीं पर देख लो कि इसके मित्र ग्रह कितने शक्तिशाली हैं। लाल किताब का कंसेप्ट है कि ग्रह के मित्र जितने मजबूत होंगे कुंडली के अंदर उतना ही ग्रह मजबूत होता चला जाएगा। यानी कि मजबूत का मतलब उसके नेगेटिव परिणाम नहीं मिलेंगे। सातवें भाव में दो सिचुएशन बताई। पहली कि वो लक्ष्मी का पूत, लक्ष्मी का पूत मतलब लक्ष्मी का बेटा है। अब इसका सीधा सीधा मतलब है पैसे कमाने में एक्सपर्ट है, पैसा वो उसके पास आएगा। अब ये किस सिचुएशन में कहा गया लक्ष्मी का पूत? यानी कि उसको इन तीन ग्रहों में से मैक्सिमम ग्रहों की मदद मिलनी चाहिए। अब ऐसे में किसी का बृहस्पति सातवें में बैठा, सॉरी नौवें में बैठा हो तो बहुत अच्छा हो गया, उसको बृहस्पति की मदद मिल गई। चंद्रमा को सूर्य केंद्र स्थान में बैठा हो, अच्छे स्थान में बैठा हो, पांचवें में बैठा हो, पहले में बैठा हो, उसको मदद मिल गई। उसको मंगल वेल प्लेस्ड हो जाए तो मदद मिल गई उसको। अगर एक ग्रह बाहर चला गया, कौन सा? हम कहते हैं मंगल ग्रह बाहर चला गया, मंगल मान लो दूसरे भाव में चला गया, तो वो ताकतवर तो नहीं हुआ मंगल। तो हम कहेंगे कि सूर्य की मदद मिल रही है और गुरु की मदद मिल रही है। मदद किसकी नहीं मिल रही है? उसे मंगल की नहीं मिल रही। तो कमी क्या रह जाएगी? पैसा तो वो कमाएगा, पर मंगल से क्या चीज देखते हैं हम? प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, करेज, साहस, दबंगता, इन चीजों में कमियां आ जाएंगी, या प्रॉपर्टीज के मैटर्स में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा, या नीड टू बेस वाली प्रॉपर्टी खरीदेगा। भाई ठीक है, रहने की चीज ले लो। बृहस्पति जब चंद्रमा को मदद करेगा तो उसको बहुत तरह के लाभ मिलेंगे। अब मान लीजिए तीनों ग्रह उलट पलट हो गए कि नहीं मदद कर रहे उसको, या ऐसी सिचुएशन में बैठ गए, बेचारे खुद ही कमजोर हो गए। अब हम क्या करेंगे? अब सातवें में तो वो ऐसे घर में आ गया जहां एक तरफ शुक्र भी है और बुध भी है। अब ना तो बुध उसके लिए बेटर, ना उसके लिए शुक्र बेटर। अब तो फंस गया वो। अब हम कहेंगे भी सातवें का चंद्रमा खराब। अब खराब का क्या मतलब है? घर गृहस्थी को बिगाड़ने वाला, दाम्पत्य जीवन को नाश करने वाला, छोटी से छोटी बात पे भी विवाद हो सकता है। इसका उदाहरण कैसे कहा गया कि इतना सेंसिटिव हो जाता है व्यक्ति, जैसे तालाब में एक छोटी सी कंकड़ मारने पर कंकड़ तो पानी में डूब जाता है, पर उसके रिपल्स, उसके ऑक्सीलेशंस होते रहते हैं, उनमें लहरें चलती रहती है, कोई देर तक लहर दूर तक चलती रहती है। एक छोटा सा सुबह का झगड़ा हो सकता है 2 दिन तक चल जाए। एक छोटी सी कही गई कटु बात 3 दिन तक दिमाग में रह जाए। अब ऐसा तो डेली रूटीन लाइफ में होता ही रहता है। तो आप सोचिए वो मैरिज लाइफ को कैसे मतलब सरवाइव करेंगे, उनके लिए हो गई ना प्रॉब्लम। तो एक स्टूडेंट को क्या चाहिए
उसको देखना है कि कितने ग्रह उसके मित्र ग्रह अच्छी सिचुएशन में हैं। अगर गुरु अच्छी सिचुएशन में है तो व्यक्ति इंटेलिजेंट हो जाएगा और वो ट्रेडिशनल हो जाएगा। वो कहेगा भाई कुछ भी हो जाओ, मैंने अपनी घर गृहस्थी को नहीं छोड़ना, मैंने अपने विवाह को निभाना है, बेशक दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं। सूर्य अच्छा हो गया तो आत्मा का बलि, जिम्मेवारी निभाने वाला, कैसा भी होगा मैं निभाऊंगा, बात खत्म। आप एक एक चीज अच्छी होती जाएगी कुंडली में, आप एक एक चीज प्लस करते चले जाइएगा, चंद्रमा उठ जाएगा, चंद्रमा की ताकत बढ़ जाएगी। ये मतलब है। मदद नहीं मिलेगी तो कल मैंने आपको समझाया था, चंद्रमा हमारी साइकी को बिल्ड करता है और हमारी साइकी अपसेट होने से ही हमारे जीवन में रोग पैदा होते हैं। किसी को गुस्सा क्यों आता है, किसी को आंख में प्रॉब्लम क्यों होती है, किसी का पेट खराब क्यों होता है, आर्थराइटिस के पीछे भी मानसिक रोग ही जिम्मेवार है। मैक्सिमम बीमारियां मन से आती हैं, मन के रोग, इवन डायबिटीज के पीछे भी मानसिक तनाव ही जिम्मेदार है। तो यानी चंद्रमा इनडायरेक्ट रूप से कितना बड़ा रेस्पॉन्सिबल प्लेनेट है आपको रोगग्रस्त बना देने में। चंद्रमा को बल नहीं मिला तो चंद्रमा को चंद्रमा की तरह मत देखो, उसको मन की तरह देखो। अगर मन को बल नहीं मिला तो क्या हालत हो जाती है। कभी हम घबरा जाते हैं, कभी कभी ऐसी जीवन में सिचुएशन आती है, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हम फंस जाते हैं और घबरा जाते हैं। और कितना जल्दी उभरते हैं, जितने ज्यादा मजबूत दोस्त, फिर मैं कह रहा हूं जितने ज्यादा मजबूत दोस्त हमारे कंधे पर हाथ रख करके कहते हैं हम तेरे साथ हैं, उसी क्षण तो हम बाहर निकल आते हैं उस सिचुएशन से। अच्छा तू भी मेरे साथ है, तू भी मेरे साथ चल। किसी ने कहा चलो थाने, बोले यार अकेला हूं मैं कैसे जाऊं, तू चलेगा क्या? बोला हाँ मैं भी चलता हूँ। वो कहता मैं भी चलता हूँ। जोश आ गया। अब पुलिस वाला पुलिस जैसा नहीं लग रहा, थाने में हम चौड़े हो गए हैं वहां पर, अब उसके सर के ऊपर चढ़ गए हम वापिस। आप देखिए यही मन था कि थाने की दीवार तक कदम नहीं उठ रहे थे। क्या हुआ, मन के मित्र ग्रहों ने उसको मदद पहुंचा दी। यही लाल किताब का कंसेप्ट है। लाल किताब के कंसेप्ट को समझना है, रट्टा नहीं मारना। लाल किताब से ज्यादा आसान कुछ नहीं है, आप ये समझ लीजिए। अब दूसरी बात, चालाकी वाली बात, लाल किताब सीख लो, वैदिक का नाम लेके करते रहो, मैं कहूं किसी का बाप नहीं पकड़ सकता। सूत्र बेशक यही लगा देना, गारंटी की मेरी बात, कोई नहीं पकड़ सकता। उसमें आप डेप्थ में जाओगे, नवमांशा में, दसमांशा में, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ यहीं पर इसी जगह पे मिल जाएगा। सिर्फ दो तीन चीजों को एक साथ मिक्स मत करना, मिक्स करते ही कबाड़ा हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी, फिर मुझे मत कहना। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। आज मैं आपको एग्जाम्पल बता, चंद्रमा अष्टम भाव में हमारी बात चलो, सभी लोग एक स्वर में क्या बोलेंगे, साहब चंद्रमा तो नीच का हो गया। बिल्कुल हो गया चंद्रमा नीच का, यही पढ़ाया गया था। वैदिक किताब में भी चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं, लाल किताब भी कह रही नीच के हो जाते हैं। पर क्या पता है कि जिनका चंद्रमा अष्टम में होता है वो दीर्घायु भी हो सकता है? पर क्या आपको पता है कि चंद्रमा जब अष्टम में होता है व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति भी होता है? तो हमें लाल किताब की अगर थ्योरी को पकड़ेंगे ना,
तो फिर हम यूं यूं डगमगाएंगे नहीं। पहले समझिए लाल किताब ने अष्टम भाव को क्या कहा है। आठवां भाव यानी कि शमशान भूमि, एक वीराना, एक ऐसा वीरान जगह जहां कोई आना पसंद नहीं करता, या ऐसी भूमि, ऐसी जमीन जहां पर मुर्दे जलाए जाते हैं। और जलते हुए मुर्दों के पास कौन रहना पसंद करता है। उनके साथी भी कहते हैं बस किसी तरह ये फूके तो हम चले। हैं, ये बड़ा टाइम लगा रहा है, आज तो कमाल की बात है, सारी जिंदगी तंग किया, अब भी जलते समय भी तंग कर रहा है। हैं, जल्दी जल्दी काम नहीं कर रहा है, इसका हिसाब किताब, हवा भी नहीं चल रही आज तो, ताकि हवा चले तो जल्दी बात बने। एक ऐसी जगह, डिटैचमेंट की जगह, और जो 9 ग्रहों में से हाईली सेंसिटिव, हाईली इमोशनल प्लेनेट चंद्रमा जब वैराग्य में जाता है, वैराग्य की भूमि पर जाता है, तो उस चंद्रमा का क्या हाल होता है आप इमेजिन कर सकते हैं। चंद्रमा समाज है, चंद्रमा सोसाइटी है, चंद्रमा मन है, और शमशान का मतलब सोसाइटी से दूर, समाज से दूर, ऐसी जगह। और उसी समाज के सबसे बड़े प्लेनेट को अगर उस स्थान पर बैठना पड़ जाए, लाल किताब ने क्या कहा है, जला हुआ दूध। जले हुए दूध का मतलब क्या है? जले हुए दूध का मतलब है दूध भी फूक गया और स्वाद भी नहीं आया। दूध कब जलता है? आप आग जला करके छोड़े जाओ, उबलता 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 उसकी क्वांटिटी भी घट जाती है, और लास्ट में वो बर्तन के भी चिपक जाता है, और जब वो चिपक जाता है वो खाने लायक भी नहीं बनता, और वो दूध भी की क्वांटिटी भी उड़ जाती है, अर्थात हमें फायदा नहीं है। इसे दुखियारी माँ भी कहा गया कि माँ दुखों और कष्टों से भरी हुई है। अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। चंद्रमा अष्टम में, चंद्रमा कौन है? माँ। तो हमने एक चीज पकड़ ली, माँ। इसका मतलब है कि माँ को कष्ट होगा, माँ के सुख में कमी आएगी, माँ की हेल्थ खराब रहेगी। अब ये 3 बात बताई कि माँ की हेल्थ खराब रहेगी, या माँ के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, या माँ के सुख में कमी रहेगी। माँ के सुख में कमी से मतलब है माँ से दूर रहना, माँ साथ ना रहे। माँ अगर तुम्हें खाना बना बना के रोज नहीं खिला रही है, कोई ऐसी सिचुएशन है कि बच्चा कोई हॉस्टल में पढ़ रहा है, जाकर के दूर जाकर के पढ़ रहा है, तो उसको माँ का सुख नहीं मिल रहा है एक प्रकार से, तो ऐसे में क्या करेंगे? हम कहें माँ का सुख नहीं मिला, माँ की मृत्यु हो जाना जल्दी आयु के अंदर, माँ का सुख नहीं मिला। पर क्या जिन लोगों के चंद्रमा अष्टम में होते हैं, क्या ये तीनों सिचुएशन हर एक के साथ घटती है क्या? तो आप कहेंगे ऐसा तो नहीं है, हमारे पास तो एग्जाम्पल है कि उनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ, उनकी तो माँ भी जिंदा है, माँ तो उनके साथ भी रहती है। ऐसा कैसे हो गया? लाल किताब का यहीं पर आंसर छिपा हुआ है कि अगर उसको बृहस्पति की मदद मिलेगी, अष्टम के चंद्रमा को ध्यान से समझना, अष्टम के बृहस्पति को, सॉरी, अष्टम के चंद्रमा को बृहस्पति की यदि मदद मिलेगी, तो व्यक्ति दीर्घायु भी होगा, धनवान भी होगा, दीर्घायु भी होगा, धनवान भी होगा, और मां को कष्ट नहीं होगा। ये सिर्फ एक बृहस्पति का प्रभाव बता रहा हूं मैं। अब ऐसे में अगर डायरेक्ट सपोर्ट मिल जाए, डायरेक्ट सपोर्ट कैसे मिलेगी? अगर सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठ जाए, तो लाल किताब में क्या है कि सेकंड हाउस में बैठा है बृहस्पति, तो उसको देख रहा है, और अष्टम में बैठा हुआ चंद्रमा भी बृहस्पति को देख रहा है। कमाल की बात है, सपोर्ट मिल गई। दृष्टि का मतलब हम एक दूसरे को बड़े आराम से रसद पहुंचा सकते हैं, एक दूसरे को मदद पहुंचाने का रास्ता होता है। लाल किताब कहती है दृष्टि का मतलब एक दूसरे को, यानी एक भाव से दूसरे भाव में मदद पहुंचाने का रास्ता,
वो दृष्टि मतलब डायरेक्ट मदद पहुंचाई जा सकती है, डायरेक्ट सप्लाई है। जैसे मेरे घर और आपके घर, मैं अपने यहाँ से आपको मदद पहुंचाना चाहूं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक अच्छी खासी सड़क होनी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जितनी उम्दा सड़क होगी, जितना उम्दा मेरा व्हीकल होगा, उतनी जल्दी मदद आपके घर तक पहुंचेगी। पर अगर सड़क ना हो, अगर व्हीकल ना हो, तो मदद पहुंचने में देर करती है। अब आप, मैं बार बार कह रहा हूं मदद मदद मदद, आप भी कंफ्यूज होंगे कि भाई दृष्टि को मदद मानूं क्या मानूं। दृष्टि का मतलब है डायरेक्ट मदद, फटाफट तुरंत से भी पहले मदद मिल रही है। पर अगर दृष्टि संबंध नहीं है, पर वो मित्र भी है और दृष्टि संबंध बन नहीं रहे, तो भी ग्रह मदद पहुंचाएगा, पर वो डायरेक्ट मदद नहीं होगी, वो इमीडिएट मदद नहीं होगी, वो इनडायरेक्ट घूम फिर करके मदद आएगी आप तक, क्योंकि रास्ता तो बना हुआ ही नहीं आपकी कुंडली में। फॉर एग्जाम्पल, लगन में गुरु बैठ गया, चंद्रमा साथ में बैठ गया, डायरेक्ट मदद होगी, आमने सामने हो गई। सप्तम भाव को लगन में बैठा हुआ गुरु देख रहा है 100% दृष्टि से, तो गुरु डायरेक्ट मदद पहुंचा देगा चंद्रमा को। अब चंद्रमा को बलहीन होने का मतलब ही नहीं बनता, बेशक वो सप्तम में बैठा हुआ। पॉइंट समझ रहे हो मेरे? अब मान लीजिए चंद्रमा तो सप्तम में बैठा, पर गुरु बैठ गया 12वें भाव में। अब डायरेक्ट मदद कैसे आएगी? दृष्टि संबंध तो कोई है ही नहीं, कोई बन ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, उल्टा टक्कर और लग गई बृहस्पति की, क्योंकि अब चंद्रमा 8वें हो गया। अब वो मित्र है पर टक्कर मार रहा है, उल्टा उस ग्रह को नुकसान उठाना पड़ रहा है बृहस्पति से। इसका मतलब क्या हो गया? बृहस्पति घर का बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता है। हमेशा जब भी ना समझ में आए ना यार ये बृहस्पति क्या गड़बड़ करेगा, बृहस्पति आपके घर में बैठा हुआ बड़ा बुजुर्ग या मुखिया, जो आपके साथ ही गेम खेल जाएगा या आपको गलत सलाह दे देगा, गलत राय दे देगा, अपने फायदे के लिए गलत रास्ते पे ले जाएगा, ऐसा आदमी भी मिल सकता है। तो ऐसे में क्या कहती है लाल किताब? पहले तो उस बृहस्पति को ठीक करो भाई, क्योंकि जिससे मदद लेनी है वही पहले हमारा तो नुकसान करने को तैयार बैठा हुआ है पहले ही। पर इसके विपरीत अगर बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठ गया, मदद यहां भी नहीं पहुंच रही है, पर यहाँ टक्कर का कंसेप्ट नहीं चल रहा है। पॉइंट समझ रहे हो? तो हमें इलाज करना है, देखना है, समझना है कि मदद डायरेक्ट मिल रही है कि इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट मिल रही है, ग्रह आपको वो नेगेटिव परिणाम देगा ही नहीं, देने ही नहीं देगा, बेशक वो कम नजर आ रहा है। इसलिए चंद्रमा जिसका अष्टम में बैठा है, सेकंड हाउस के अंदर बृहस्पति बैठा है, वो दीर्घायु भी है, वो धनवान भी है, पैसे वाला भी है। हाँ एक बात है, लाल किताब कहती है भाई ये जो 8वें का जो चंद्रमा होता है, ये 2 नंबर का पैसा भी कमवा देता है, साइड इनकम क्रिएट करवा देता है, 2 नंबर का पैसा करवा देता है। अब 2 नंबर के पैसे का मतलब, अगर आप सरकारी अधिकारी है तो रिश्वत से पैसा आप कमा लोगे, अगर आप व्यापारी हैं तो आप टैक्स का पैसा नहीं दोगे, वहां से पैसा मार लोगे, है, या किसी को 1-2 नंबर उल्टा सीधा घुमा दोगे हिसाब किताब, वो खो सकता है। क्योंकि हमारा क्या कंसेप्ट था? फ्लो इन मनी, कैश, चंद्रमा है ना आपका, लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी कहां पहुंच गई? अष्टम में। 8वां भाव छिपा हुआ भाव है। तहखाना, तहखाना बोलते हैं घर में जो ऐसे स्थान जो अंधेरी जगहों पे छिपा के रखे जाते हैं और देखने पर भी एहसास नहीं होता कि ये तहखाना है, मतलब गुप्त स्थान घर के अंदर। तो बड़े बड़े लोगों के यहाँ तो होते ही होते हैं और आज भी होते हैं। तो ये अष्टम भाव है। अब तहखाने को बनाने की आवश्यकता किसको पड़ेगी? जिसके खूब पैसा होगा और जिसमें 2 नंबर भी शामिल होगा, वो ही बनाएगा। आप लॉजिक समझिए लाल किताब, भाई वो क्यों कह रहा है कि 2 नंबर का पैसा आने के संकेत है और खूब सारा पैसा आने के संकेत है। अब आप एक रेडी लगा के बैठे हैं, आप पहले 10 रुपए की कोई चीज दे रहे थे, आपने चुपके से किसी को 12 में पेल दी, पर कितना 2 नंबर कमा लिया। उसके लिए तहखाना बनाने की बात थोड़ी करेगी लाल किताब।
बेशक आप आटे में नमक मिला रहे हैं, पर वो इतना नहीं है कि तहखाना बनाने की आवश्यकता पड़ जाए आप लोग। तो लाल किताब की लॉजिक को बड़े आराम से समझना है। तो जब भी मैं कहता हूं मदद, मदद अगर इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट मदद नहीं मिल रही है, तो मैं उन ग्रहों को मजबूत बनाने की आवश्यकता होती है। मजबूत बनाने का मतलब भी समझ लो, उस ग्रह की चीजों को अपने पास रखना, अपने शरीर पर धारण करना, खाने में इस्तेमाल करना, अपने पास में रखना। अब चाहे वो धातु है तो हाथ में पहन लो, गले में पहन लो, रतन है रतन धारण कर लो, खाने में उसकी सामग्री का इस्तेमाल बढ़ा दो, बर्तनों में इस्तेमाल बढ़ा दो। यही रेमेडी है। उस ग्रह से रिलेटेड देवता की पाठ पूजा शुरू कर दो। वो ग्रह जिन चीजों को लाइक करता है, उन चीजों को अपने जीवन में अपना लो, और जिन चीजों को वो ग्रह लाइक नहीं करता है, उन चीजों को तुरंत छोड़ दो। अब चंद्रमा को मदद लेनी है बृहस्पति से। बृहस्पति को नॉनवेज पसंद नहीं, बृहस्पति को उल्टा सीधा जंक फूड खाना पसंद नहीं, चाइनीज बर्गर पसंद नहीं, और मदद पहुंचानी है चंद्रमा को। तो लाल किताब कहती है समूल परिवर्तन करना है, एक रेमेडी नहीं करनी सिर्फ। जी मैं तो हल्दी वाला दूध पी रहा हूं, पर शाम को चाइनीज फूड खा रहा हूं, हो गया सारा घालमेल। उसे नहीं पसंद। जुपिटर ट्रेडिशनल प्लेनेट है, उसको आपके जो आपके पुरखे बाप दादा परदादा आपके हिंदुस्तान में जो लोग खाते आए, जो आपकी जमीन से उपजा हुआ अनाज, वो अनाज खाओगे तो बृहस्पति खुश होगा। अब बंगाली आदमी इसमें मछली खा रहा है, चावल खा रहा है, ये उसका ट्रेडिशनल फूड है, पर वो अपना हरियाणा का बैठा हुआ आदमी का ट्रेडिशनल फूड नहीं है ये। तो हमें देश काल स्थिति के अनुसार निर्णय करना है। पहाड़ का आदमी अगर चावल खा रहा है, बिहार का आदमी अगर चावल खा रहा है, ये उसका ट्रेडिशनल फूड है। इसको ये मत देगे चंद्रमा का फूड है, ये उसका ट्रेडिशनल फूड है। अब इस फूड में जुपिटर इन्वॉल्व है, ये उसका प्राइम फूड है। अब जो लोग चावल खाने वाले हैं, आप उनको अब 3 टाइम रोटियां बना बना के देने लग जाओ, 2-4 दिन तो खाएंगे, 5वें दिन पगला जाएंगे, है ना। जैसे हम लोगों को अगर कोई चावल खिलाने लग जाए 4-5 दिन, सुबह भी दोपहर भी शाम भी, तीसरे दिन बोलो भाई भाग लो यहाँ से, बोले ये गड़बड़ काम है, नहीं होगा ऐसा। परंतु जहां पर दिन रात वो फूड खाया जाता है, वो वहां का ट्रेडिशनल फूड हो जाता है। अब एक आदमी, अमेरिकन आदमी को आप रेमेडी बता रहे हो और वो ब्रेड खा रहा है, ये उनका ट्रेडिशनल फूड हो गया, वो जंक फूड नहीं। जंक फूड हमारे लिए जंक फूड है, उनके लिए थोड़ी है। तो हमें फूड डिसाइड करते समय बड़ा ध्यान से समझना है कि उस जगह का फूड क्या है, उनकी मान्यताएं क्या है, फिर लाल किताब काम करेगी। ऐसे नहीं मतलब आंख के अंधे नहीं बनना हमने, भाई साहब जो है बस बाबा वाक्यम प्रमाणम, जो बाबा जी ने कह दिया वही वाक्य प्रमाण है। उन्होंने कहा ये बंद करना है तो बंद करना है, ये चीज चालू करनी है तो चालू, ऐसा नहीं करना है। हमें पूरे होशो हवास में रेमेडी को बताना है, ताकि उस व्यक्ति को लाभ मिल सके। और सिंपल सी बात है, जब आदमी जंक फूड छोड़ देगा, चाइनीज फूड छोड़ देगा, बर्गर छोड़ देगा, पिज्जा छोड़ देगा, चंद्रमा उसका ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू हो जाता है। अब ये तो लॉजिकल बात है, कोई करके देख लो। हमारा फूड मेडिसिन है, हमारा भोजन ही दवा है। रोग बढ़ता जा रहा है, इसका सिंपल मीनिंग है हमने गलत खाना भी बराबर जा रहा है। आयुर्वेद का कंसेप्ट, सबसे पहले गलत खान पान रोक दो,
है, पहले चेन सप्लाई बंद कर दो जो जा रही है, उसी का कट मार दो, वो कहते सब कुछ खाना पीना बंद है, जो हम कहेंगे सिर्फ वही खाओ। तो वो एक अच्छा कंसेप्ट है। ऐसे ही लाल किताब के लिए जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आए तो उन्हें समझा दीजिए, भाई यार नियम कायदे चलेंगे, अगर तुम्हें ठीक होना है तो बिना फरेज के, बिना नियम के, बिना कायदे के लाल किताब काम नहीं करेगी, कोई फायदा नहीं करेगी। उल्टे सीधे काम करे जाओ और साथ में रेमेडी करे चले जाओ, देयर विल बी नो रिजल्ट। जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन लेते समय डॉक्टर कहते हैं ना, कॉफी मत पी लियो, इलायची मत खा लियो, है नहीं दे ले दवाई गड़बड़ा जाएगी, और करे तो भाई अपने कम से कम 2-3 घंटे का गैप रखियो, और छोड़ दे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हमारे तो दवाई एकदम हवा में उड़ जाती है, कहते हैं ना। उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। ऐसे ही लाल किताब के पीछे भी साइंस है आपकी, इसलिए मैं रट्टा मरवाने से बहुत ज्यादा डरता हूँ। मेरे लिए तो बहुत आसान है, कहते हैं हाँ भाई फटाफट करो, छठे में चंद्रमा, आठवें में चंद्रमा, 12वें में चंद्रमा, बेकार चंद्रमा, टेंशन खत्म। पर जब आप प्रैक्टिकली देखोगे तो ऐसा नहीं पाओगे, तो फिर हाउ टू आइडेंटिफाई कि अच्छा है कि बुरा है। इसलिए हर भाव में समझा रहा हूं और कि भाई ये ऐसे अच्छा या ऐसे बुरा बनेगा। मददगार प्लेनेट ही अगर पिट गए हैं तो आपको मदद कौन करेगा। जब हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं तो हम अपने परिवार वालों को याद करते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं और अपने बेस्ट फ्रेंड को याद करते हैं, 3 जनों को याद करते हैं। करते कि नहीं करते, हम 3 लोगों को याद करते हैं। अब उन 3 में ही दम ना हो तो गरीब आदमी बेचारा क्यों फंस जाता है, क्योंकि उसके इन तीनों में ही दम नहीं होता बेचारों के में। और किस में दम होता है, किसी का रिश्तेदार एमएलए एमपी है, किसी के परिवार में करोड़ों अरबों रुपए पड़ा हुआ है, किसी के मित्र बहुत ऊंची सोसाइटी के लोग हैं। अब बताइए उसको मदद कितनी त्वरित गति से मदद मिलेगी, हर तरह से उसको मदद मिलेगी। यही कंसेप्ट हमारी लाल किताब में। जितनी ज्यादा डायरेक्ट संबंध आपके होंगे अपने मददगार के साथ, उतना ही जल्दी आप मुसीबत से बाहर आ। तो सिंपल थ्योरी, यूनिवर्सल ट्रूथ, इसमें ऐसा नहीं कि कोई विशेष साइंस है। बस ज्योतिष को इस तरह से देखना शुरू कर दो कि जिस ग्रह के बारे में हम सोच रहे हैं वो ग्रह से हमको मदद कहां से आ रही है, वो समझ गए, लोग समझ गए, बस फिर क्या रखा उसमें। अब फिर तो बहुत ही आसान है, फिर तो आपने यही देखना है ना कौन से भाव में बैठा है, इस भाव से क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। 8वें भाव से क्या नुकसान हो सकता है, 8वां भाव भय देता है, फियर देता है, एक्साइटमेंट, अलग प्रकार की फियरफुल एक्साइटमेंट देता है। जैसे फियरफुल एक्साइटमेंट क्या होती है, अब बंदा सोच रहा है मेरे पीछे भूत लग गया तो मैं क्या करूंगा, मेरे सामने भूत आके खड़ा हो गया तो मैं क्या करूंगा। अब वो है मामला फियरफुल पर एक्साइटेड है कि करूंगा क्या, ये तो टेंशन होगी, है सामने ही आ गया तो बता क्या जवाब देंगे, बातचीत करने लग गया तो मैं क्या करूंगा, वो सोच रहा है। अब आप हंसेंगे, 8वें वाले चंद्रमा के साथ ये चीजें होती हैं और उसके मन में ख्याल आते हैं कि राहों में चलते चलते मुलाकात हो गई तो क्या करेंगे। इसलिए वो उन गलियों से बड़ा बचता है कि जिन गलियों में नाम बदनाम है कि यहाँ कभी कभी मुलाकात हो जाती है। उसको बस एक बार बता दो कभी कभी यहाँ मुलाकात हो जाती है, वो भाग जाएगा, वो कहेगा अच्छा गली छोड़ दो, जाना ही कहीं को जहाँ मुलाकात होती है, अपने को जाना ही नहीं, क्योंकि वो मान के बैठा है कि तेरी मुलाकात हो जाएगी, जबकि दुनिया जा रही है बाकी जगह से, पर उसको लगता है कि तेरी मुलाकात होगी। क्यों आया ये चीज, क्योंकि हम जानते हैं अष्टम भाव भूत प्रेत है, तंत्र है, छिपा हुआ है, अंधकार है, शमशान है, ये वो भूमि है। और इमोशंस वहीं पर बैठे हुए हैं, तो हमारे इमोशंस कहाँ जा रहे हैं, हमारे वो वहीं जा रहे हैं, मान लिया हमने, मन ने स्वीकार कर लिया कि ऐसा है। ध्यान रख लीजिए, मन जब स्वीकार जिस चीज को कर लेता है
वो चीजें इस संसार में उत्पन्न हो जाती है। बहुत गहरा सूत्र है। मन जिस चीज को स्वीकार कर लेता है वो ही सृष्टि में बनना शुरू हो जाता है। जब आदमी मन से स्वीकार कर लेता ना भूत है, तो उसको भूत दिखने भी शुरू हो जाते हैं। ये मत सोचना कि सिर्फ उन्हें माना ही है, मान लेने से ही भूत दिखते हैं। और जो कहता है मैंने भूत मुझे आज तक नहीं दिखाई दिए, इसका मतलब वो मानता ही नहीं है भूत है। वो अभी 50-50 जोन में है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, मानता है नहीं नहीं, सुना तो बहुत है पर मिले तो नहीं कभी, इसलिए मैं मानता भी नहीं। ऐसे आदमी को नहीं मिलते, उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मन ने स्वीकार नहीं किया, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। उनमें कोई भूत बाधा प्रेत बाधा कुछ नहीं आने वाली। तो सिंपल है ना। और एक और बात, गलती से चंद्रमा 8वें में बैठ भी गया, मित्र ग्रहों ने मदद पहुंचा दी, मंगल ने मदद पहुंचा दी, अगर मतलब ही नहीं भूत प्रेत आ जाएंगे। क्योंकि भूत प्रेत आने के लिए एक शर्त और है, मंगल बद्ध होना बहुत जरूरी है। मंगल बद्ध होना बहुत जरूरी है, यानी मंगल का गड़बड़ होना बहुत जरूरी है। और मंगल अगर गड़बड़ नहीं है तो बताओ कहां से भूत प्रेत आ जाएंगे। इसलिए आप एक ही केस में 20 केस ले उदाहरण ले सकते हो कि है चंद्रमा 8वें में ही, 8वें वाला अमीर भी है, पैसे वाला भी है, माँ वाला भी है, माँ की हालत भी अच्छी है, माँ 80 साल की उम्र तक बैठी भी है, खाना भी बना करके दे देती है। फिर बंदा कह रहा है चंद्रमा अष्टम की क्या कर रहा है, वहां ऊपर नीचे से पैसा भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, भूत भी नहीं दिखाई दे रहा उसको, अब वो बोल्ड भी है वो बंदा। अब समस्या बढ़ेगी, क्या करोगे भाई। यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, यार हर किताब में तो लिखा है चंद्रमा 8वें में तो ऐसा होगा, अब तो समस्या खड़ी हो गई है, अब मैं कहां से पूछूं, किससे पूछूं, कोई तो है जवाब दे मेरा। भाई सिंपल सी बात है, कितना प्यारा कंसेप्ट आप लोगों को समझा दिया, सिर्फ देखो कि इसको मदद कौन पहुंचा है ना। जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो एक बार देख लेते हैं, देख ले इसके मददगार कौन है। अरे अरे अरे, इससे मत लड़ाई कर यार, ये तो एमएलए का खास साला है, ये तो नहीं नहीं नहीं, तो पंगा करो, पंगा हो जाएगा भाई, पंगा हो जाएगा। हम नहीं लड़ते ना उससे, एकदम बैक मार जाते हैं ना, लड़ाई मत। क्योंकि हम पता है कि डायरेक्ट मदद पहुंचेगी उसके पास, तुम कुछ कहोगे इससे पहले एक्शन का रिएक्शन 4 बार आ जाएगा, तो हम उससे पंगा नहीं लेते, उसको मुसीबत में डालने का प्रयास नहीं करते। ऐसे ही आपके कुंडली में बैठे हुए ग्रह हैं, ध्यान रहे, ग्रह भी कमजोर आदमी को ही मारते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रहे, ग्रह भी कमजोर आदमी को ही मारते हैं, बली पुरुष को तो ग्रह भी कष्ट नहीं देते। इसलिए जीवन में बलवान बनना, पुरुषार्थी बनना, स्ट्रांग बनना निहायत आवश्यक है। और ग्रह इंतजार करता है कि आप अपनी हरकतों से, आप अपने क्रियाकलापों से, आप अपने कर्मों से अपने आप को कमजोर करो पहले, फिर मैं अटैक करूंगा। चाहे शनि की 7.5 आ जाए, राहु की दशा आ जाए, कोई ग्रह आ जाए, बुरी से बुरी मार के दशा, बाधक दशा, जो बुरी से बुरी दशा लगा लो आप, वो जब तक इंतजार करेंगी जब तक आप कमजोर ना हो जाओ। जिस दिन आप कमजोर हो जाओगे उसी दिन वो अटैक करेंगी। बुरी से बुरी दशा चल रही है, आप अपने आप को कमजोर मत होने दो। कमजोर का मतलब चरित्र से कमजोर मत होने दो अपने आप को, शरीर से कमजोर अपने आप को मत होने दो, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपने आप को कमजोर मत होने दो। तुम्हारी दशा ऐसे चलेगी मक्खन मलाई की तरह है। ज्योतिषी कहेगा अरे तुम्हारी तो बुरी दशा गई थी अभी, अच्छा बेकार समय था वो, निकल गया, अच्छा चलो ठीक है ठीक है, अच्छा हो गया कोई बात नहीं, बस कुछ हुआ था ना ना, ऐसा तो सच तो कुछ भी नहीं हुआ, मक्खन मलाई की तरह निकल गई, पता भी नहीं चला। अन्यथा छोटी से छोटी दशाएं भी तुम्हें पीड़ित कर देंगी, छोटी से छोटी दशाएं भी तुम्हें परेशानियों में डाल देंगी।
ग्रह मौके का इंतजार करता है। इस सूत्र को याद रख लो, ग्रह मौके का इंतजार करता है, वो आपके अंदर की छिपी हुई कमजोरियों का इंतजार करता है और फिर उसी दिन अटैक करता है जिस दिन देखता अब खोखले हो गए, अब इनको फंसाना बहुत आसान है ना। हर आदमी अपने शिकार को कमजोर करके ही करना पसंद करता है। ऐसे ही इस संसार का नियम है, इसको आप कुंडली में लगा दो, मुझे ही मुझे सिंपल सा मीनिंग है इसका, कोई बहुत वो नहीं है। साइकोलॉजिकली उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें रेमेडी का सहारा लेना पड़ता है। अब लाल किताब में रेमेडी है। अगर आपको लगता है कि साइकोलॉजिकली आप कमजोर हो रहे हैं तो उसमें रेमेडी है, शमशान भूमि का पानी एक बोतल में, कांच की बोतल में भर लो और अपने घर में रख लो। यानी तुम्हें भय खत्म किया जा रहा है कि जिस जमीन से तुम डरते हो, जिन भूत प्रेतों से डरते हो ना, ये उसी जगह का पानी है। इसको रोज देखते रहो कांच की बोतल में, ये शमशान का पानी है। कनेक्शन। और कमाल की बात, उसी आदमी को आप बता दो ये तो तुम्हारे नलके का पानी है, रेमेडी फेल। जिसका चंद्रमा 8वां बैठा है, मानसिक रूप से कमजोर है, साइकोलॉजिकली परेशानियां चल रही हैं, उसको कह दो शमशान भूमि में ला करके पानी मैंने तेरे कमरे में रख दिया है, ये शमशान भूमि के कुएं का पानी है, नल का पानी है, ट्यूबवेल का पानी है, ये रख दो। और उसको ऊपर बता दो ये शमशान भूमि का है, बार बार याद दिलाओ उसे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उसको कह दो बस इसको यहाँ से हटाना नहीं है, ये तेरी रक्षा के लिए है। जो चीज उसको खतरा दे रही थी वो ही उसकी रक्षक बन जाएगी। ये मनोवैज्ञानिक फैक्ट है। हम कहते हैं गंगा, आपने लाल किताब में देखा होगा बार बार आता है गंगा जल भर के रख दो, गंगा जल भर के रख दो, क्योंकि गंगा जल प्योरिटी और शुभता के लिए जाना जाता है, पॉजिटिव एनर्जी के लिए जाना जाता है। जब हमें लगता है हमारे घर में गंगा जल पड़ा है, और जितना हम गंगा जल को पवित्रता के साथ रखते हैं, उतना वो जल हमारे साइकोलॉजी के साथ मेलापक करके हमें मजबूती प्रदान करता है। ये चीज समझ लीजिए। ये बहुत छोटे छोटे उपाय जो है आपको रखने हैं। उस व्यक्ति को इस तरीके से बताओ कि तुम्हारी किसी घर में कोई बूढ़ी महिला हो, उसके पांव छू करके आशीर्वाद लें, दादी नानी के आशीर्वाद लें, नहीं है तो भी कोई मोहल्ले की कोई बुजुर्ग महिला हो, उसके पांव छू करके आशीर्वाद लें। अष्टम के चंद्रमा से रिलेटेड तकलीफें कम हो जाएंगी। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। सेकंड हाउस में अगर कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो दूध लेना कांच की बोतल में और वीराने में जाके दबा देना, बात खत्म, पाप ग्रह का असर खत्म। तो ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा मार के चलना है, सिर्फ चीजों को समझ करके चलना है। अब चलते हैं फटाफट, अभी तो हमने नेगेटिव एग्जाम्पल ले लिया, चलते हैं पॉजिटिव एग्जाम्पल की तरफ। चंद्रमा नवम भाव में हो तो क्या हो? सीधी सी बात है, फर्स्ट स्टेप कि वहां पर वेलकम करने वाला कौन सा ग्रह बैठा है 9th हाउस में? वहां तो जुपिटर जी महाराज बैठे हैं, बृहस्पति बैठे हैं, चंद्रमा के परम मित्र बैठे हैं। तो इससे फर्स्ट स्टेप पर ही क्लियर हो जाता है कि साहब ये तो चंद्रमा के लिए बहुत उत्तम ग्रह है। किस चीज के लिए उत्तम है? यहाँ पे बृहस्पति की मलकियत है, अध्यात्म के लिए अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, तरक्की उन्नति के लिए अच्छा है, नौकरी करते हो तो प्रमोशन के लिए अच्छा है, वहां पर बैठे हुए बॉस के लिए अच्छा है, ऑफिस के अंदर मतलब अब बॉस आपको लाइक करेगा, तीर्थ यात्राएं बहुत करोगे, आपके पिता की आयु के लिए अच्छा है, आपके पिता के स्टेटस के लिए अच्छा है, इन सब चीजों के लिए अच्छा है। और ऐसा व्यक्ति तो मिलेगा जिसका नवम में चंद्रमा है फिर भी गड़बड़ है।
फिर भी गड़बड़ है, नवम में बैठा है चंद्रमा। कौन बताएगा? देखो सूर्य कहाँ बैठा है, किस हालात में बैठा है कुंडली के अंदर। सूर्य अगर गड़बड़ बैठा है तो पिता की आयु कोई जरूरी थोड़ी कि बहुत लंबी होगी, पिता का स्टेटस बहुत ऊंचा होगा, जरूरी थोड़ी है। अब आप ऐसा कैसे देखेंगे? सूर्य सिंपल है, पहले भाव में और पांचवें भाव में कोई पाप ग्रह ना बैठे, सूर्य सातवें में ना बैठा हो, और बैठा हो तो कमजोर ना बैठा हो। आप ये चीजें देखते चले जाओ, तुरंत पता लग जाएगा। अब मान लीजिए पांचवें घर में राहु बैठा है, पांचवें घर में राहु बैठा है तो ऑटोमेटिक सूर्य को भी डेंट लग गया भाई, सूर्य को डेंट लग गया। अब सूर्य मदद नहीं पहुंचा पाएगा जितनी पहुंचानी चाहिए थी उसको, चंद्रमा को। चंद्रमा नवम में बैठ के पिता के स्टेटस को ऊपर कर रहा है, पिता की तरक्की उन्नति करवा रहा है, पिता की लंबी आयु करवा रहा है, पर पिता तो सूर्य है ना। तो कुंडली में देखो कि सूर्य के हालात खुद के कैसे हैं। चंद्रमा तो सब कुछ देने को तैयार है पिता के लिए, पर खुद पिताजी कैसे है, हालात में है, तो देख लो सूर्य को। अब राहु जी महाराज बैठे हैं या शनि पांचवें में बैठ गए या शनि लगन में बैठ गए, सूर्य पीड़ित हो गया। अब ऐसे में पिता को कष्ट आ जाएगा, पिता को दुख तकलीफ आ जाएगी, पिता को जो है कोई ना कोई शारीरिक रोग व्याधियां आ जाएंगी, सूर्य कमजोर हो गया तो। मंगल को देख लो आप कि मंगल के कैसे हालात हैं, बृहस्पति को देख लो बृहस्पति के कैसे हालात हैं। अगर पंचम भाव में मंगल बैठ जाए ऐसे में, तो लाल किताब का सूत्र है पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह नवम भाव को डायरेक्ट दृष्टि से देखेगा, 50% दृष्टि से है। मदद पहुंचेगी पर इतनी तेजी से नहीं पहुंचेगी, थोड़ा धीरे पहुंचेगी पर पहुंचेगी, डायरेक्ट पहुंचेगी। मतलब स्पीड कम हो गई है परंतु पहुंचेगी, थोड़ा टाइम लग रहा है पर पहुंचेगी। अर्थात मुसीबत आने पर मंगल हमें मदद देगा, थोड़ा लेट देगा। अब मंगल कौन है हमारे जीवन में? मंगल हमारा बड़ा भाई है, मंगल हमारा भाई है, मंगल भाई जैसा कोई मित्र है, ये ध्यान रखिएगा। कोई हमारा भाई जैसा मित्र। भाई जैसा मित्र कौन सा होता है? जिसके हमारा बहुत घर में आना जाना, उठना बैठना, ब्याह शादी सब कुछ साथ, हमारे इमोशंस मिलते हो, जो हमें मदद करता हो, जो हमें बहुत अच्छे से तरह जानता हो। अब ऐसे में आप कहिए, अब वो कहेगा हाँ भाई है, भाई के हाथ में तो है ये काम, अब बोला तो है पर भाई ने अभी कुछ जवाब नहीं दिया, तो ज्योतिषी को क्या कहना है? 100% मदद देगा वो, तो 2-4 दिन रुक जा बस, मदद आएगी, धीरे आएगी ना। पर अगर डायरेक्ट संबंध हो जाता तो ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी, मदद तो पहुंच चुकी होगी तुरंत। ये अंतर है, इस अंतर को आप समझ लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तीसरे भाव में कोई ग्रह बैठा है, तीसरे भाव में जो भी ग्रह बैठेगा लाल किताब के अनुसार वो 11वें भाव में बैठे हुए 11वें भाव को भी देखेगा, साथ में 9वें भाव को भी देखेगा। अब तीसरे भाव में बृहस्पति बैठ जाए और 9वें में चंद्रमा बैठ जाए, क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन है। क्योंकि बृहस्पति सीधा डायरेक्ट मदद पहुंचाएगा, सूर्य तीसरे में बैठ जाए, चंद्रमा 9वें में बैठ जाए, डायरेक्ट मदद मिलेगी सूर्य से। अर्थात उस व्यक्ति का तो पिता ही हर चीज में आगे से आगे मिलेगा। वो कहेगा पापा प्रॉपर्टी चाहिए, ले बेटा। पापा कर्जा लेने जा रहा हूँ बैंक में, बेटा मत जा, मैं ही तेरे को दे देता हूँ अपनी एफडी तुड़वा करके, काहे को कर्जा लेना है तेरे को। बाप आगे से आगे उसके लिए मददगार मिलेगा, कहीं फंस जा बस वो बाप को याद कर ले, तुरंत मदद मिलेगी। ये है ब्यूटी ऑफ लाल किताब। प्रैक्टिकली हमें समझ में आ रहा है कि हमें घर में परिवार में कौन मदद पहुंचाएगा। बुध अगर मददगार दे रहा तो बहन बेटी बुआ मौसी में से कोई निकल के आएगा, या कोई ऐसी महिला जो बहन जिसको हम मानते हैं, बहन जो हमें लगती है, हम जिसको मानते हैं, वो सबसे पहले मदद पहुंचाने आ जाएगी ऑटोमेटिक।
हमें तो ये देखना है कि मदद आएगी कहां से। कभी कभी हम उन लोगों से उम्मीदें कर रहे होते हैं जिनसे मदद आनी ही नहीं है। वो तो कुंडली बताएगी ना ये मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। कई लोग हमारे पास आते हैं, क्या करे जी हमारा भाई हमारी मदद नहीं करता, यानी मंगल तुम्हें मदद नहीं पहुंचा रहा है, मंगल तुम्हारा कमजोर है। और वो व्यक्ति अगर चाहता है कि भाई मेरी मदद करे तो भाई मंगल को मजबूत बनाओ, मंगल से मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। लाल किताब बहुत बड़ी होप है, वो किसी को मना नहीं करती। वैदिक में तो सीधा सीधा है, होगा या नहीं होगा, बस नहीं है तो नहीं होगा जी, कुछ नहीं होगा। पर लाल किताब कहती नहीं नहीं चिंता मत कर, भाई नहीं मान रहा तेरा, चल ले मदद, भाई से चाहिए कोई बात कर, ये उपाय कर ले, हनुमान जी के पाठ कर ले, हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, ये कर ले वो कर ले, मंगल ग्रह के मंत्र जाप कर ले, रास्ता सुझा देती है लाल किताब आपको। पति कमजोर होता जा रहा है दिन पर दिन, पति की हेल्थ खराब होती जा रही है। औरत कहती है जी हमारे पति की, हस्बैंड की जो है हेल्थ काफी गड़बड़ है, वीक है, मोटे आ गए, तुंदी आ गए, सौ तरह के पंगे हैं। इसका मतलब मंगल गड़बड़ है। मंगल के उपाय शुरू कर दो, मंगल का उपवास करना शुरू कर दो, सिंपल। लाल किताब कहती है ये बात कि भाई अपने शुरू कर दो। कोई व्यक्ति चाहता है, कोई महिला चाहती है कि पति बिल्कुल बॉयफ्रेंड की तरह काम करे। पति बॉयफ्रेंड की तरह जब काम करेगा जब वो मंगल के रूप में काम करेगा, समझ रहे हो, मंगल के रूप में काम करेगा। और अगर हम बृहस्पति का रूप लेने लगेंगे तो सिर्फ वो फिर पैसे से मदद करेगा। वो कहेगा चिंता ना कर, तेरा दाल पानी रोटी में चलाता रहूंगा, पर एज ए बॉयफ्रेंड तेरा साथ नहीं दूंगा। बहुत बड़ा रहस्य है लाल किताब। और सबसे बड़ी समस्या महिलाओं की यही है कि पति नहीं बॉयफ्रेंड चाहिए, और वहीं झगड़ा हो जाता है। वो तो बैठा घर में पति बन करके, वो बॉयफ्रेंड बन ही नहीं सकता। तो हमें इन सब चीजों को समझना है और फिर रेमेडी देनी है। आप देखिए कितना मजेदार काम होता है। परंतु आपको मालूम होना चाहिए कौन सी रेमेडी कितने टाइम के बाद काम करेगी। किसी भी महिला की शिकायत है, कंप्लेंट है, उसे कहो 1 साल के लिए उपवास रख मंगलवार के, और जेठ के महीने से अगर वो, जेठ के मंगलवार से अगर वो शुरुआत करती है तो बहुत ही अच्छा है। आप देखना, आप इस तरफ व्रत उपवास शुरू करते हो, उधर हस्बैंड जो है ऑटोमेटिक आकर के कहेगा मेरे को तो जिम जाना है, मैं भी सोच रहा हूँ योगा क्लास ज्वाइन कर लूं, मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा डाइट पे कंट्रोल कर लूं। आप कहें अचानक से कैसा हो रहा है। यस ये होता है, पर 2-3 महीने कुछ नहीं, जब तक तुम छोड़ चुके होते हो वो काम नहीं करता। जो महिलाएं लंबे समय तक बृहस्पति के उपवास करती रहती, आप ये ध्यान रखना, एक मैं बहुत अच्छा इफेक्ट बता रहा हूं इसका, उनके कभी भी पति उनको धन के मामले में तंग नहीं करते। मतलब जो उनकी नीड्स की चीजें होती हैं वो बिन मांगे देते रहते हैं, चाहे वो गरीब से गरीब महिला हो। ये ध्यान रखना, चाहे वो कहीं से ला के दे वो देता रहेगा, वो उसे मना नहीं करेगा, और कुछ करे ना करे पैसा देते। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ, या तो उस महिला का बृहस्पति कुदरती कुंडली में ही अच्छा मिल जाए, उसको व्रत करने की जरूरत नहीं है, वो देता ही रहेगा ऑटोमेटिक, वो पिछले जन्म से हिसाब किताब कनेक्शन है, उसे देना पड़ेगा। और अगर थोड़ा बहुत कहीं डेंट डोंट लगा हुआ है तो भाई उपवास के माध्यम से ठीक कर लो। आप अपने हस्बैंड को किस रूप में देखना चाहते हैं, किस रूप में नहीं देखना चाहते हैं, आप लाल किताब के अनुसार उसको ग्रहों के दृष्टिकोण से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। है आपको लगता है कि वो शाहरुख खान की तरह प्यार करे, तो फिर शुक्र देवता को मनाना पड़ेगा, चंद्रमा को मनाना पड़ेगा, इन 2 ग्रहों को समझना।
आपको लगता है कि वो बिल्कुल एकदम टिप टॉप रहे, डैशिंग फैशिंग, बढ़िया बढ़िया टी शर्ट, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन करके, खुशबू खुशबू लगा करके चहकता रहे, तो भाई आपको उसके लिए वीनस वीनस को प्रार्थना करनी पड़ेगी। हम दोनों के इमोशनल रिलेशन अच्छे नहीं है। अक्सर कहते हैं हमारे इमोशनल रिलेशन अच्छे नहीं है। सब कुछ अच्छा है, पति भी बहुत अच्छा है, कमाता भी अच्छा है, बच्चे भी पालता बहुत अच्छा है, हमें भी सब कुछ देता है, फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि इमोशनल संबंध अच्छे नहीं है, एक दूसरे को हम समझ नहीं पाते हैं, बात करते हैं झगड़ा हो जाता है। ये मून की गड़बड़ है। 100% आंख बंद करके कोई अगर ऐसी कंप्लेंट कर रहा है तो चंद्रमा गड़बड़ है। और अगर कुंडली में 1% उसका चंद्रमा ठीक है तो वर्षफल में गड़बड़ आ गया है, अगर उसकी अभी की कंप्लेंट है। और शुरू से चंद्रमा गड़बड़ है तो ये प्रॉब्लम है, आफ्टर मैरिज से ही प्रॉब्लम है। सब कुछ मिल गया, सिर्फ इमोशन नहीं मिल रहा है। मैं बीमार हूं जी, मेरी कदर नहीं करता, मेरे को पूछता नहीं है, मैं रो रही हूं तो मुझे नहीं पूछ, 100 तरह की चीजें। या पति कहता है पत्नी मेरी कदर नहीं करती है, पत्नी मुझे पूछती नहीं है, मेरा सर दर्द है, मेरा फलाना है, मेरे को खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है, ये इमोशनल मैटर्स। तो चंद्रमा की रेमेडी करनी होगी, है तो सोमवार के उपवास करने शुरू कर दो। हमारे यहाँ पर महिलाएं शादी से पहले 16 सोमवार के व्रत करती थी, लड़कियां करती थी, और कहती थी कि मन चाहा पति मिलेगा। मन चाहा, मन के अनुसार। एक्चुअल में वो कह रही है जिसके साथ हमारे इमोशनल संबंध अच्छे हो, ऐसा पति हो, तो सोमवार का व्रत चाहिए। पति चाहिए सिंपल, वो तो जुपिटर है ना, शादी करवानी है, शादी वाला पति चाहिए तो बृहस्पति वाला चाहिए। शादी वाला पति चाहिए तो बृहस्पति से आएगा, बॉयफ्रेंड वाला पति चाहिए तो मंगल से आएगा, इमोशनल पति चाहिए जहां से इमोशनल रिलेशन हो तो चंद्रमा से आएगा। चंद्रमा को जितना अच्छा बनाओगे पति के साथ रिलेशन उतने अच्छे हो जाएंगे। शुक्र को जितना अच्छा बनाओगे बातचीत का व्यवहार में शुद्धता आ जाएगी। नहीं गाली गलौज करते हो तो अपने बातचीत में शुद्धता आने लग जाएगी। ध्यान रखिएगा, शुक्र बहुत अच्छी वाणी बोलता है। गाली गलौज 3 ग्रहों से आती है, ध्यान रखना, गाली गलौज 3 ग्रहों से आती है, राहु केतु और मंगल, ये गाली गलौज के ग्रह। शनि झूठ का ग्रह है, झूठ बोलने का। हाँ बोल रहे हैं, अभी अभी मैं यहीं से आया हूँ, उसमें यही था, यही था, है यही नहीं था वो, चाहे कहीं और था, है झूठ बोलना, झूठ शनि ग्रह से आएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये सब ना हो तो हमने इन ग्रहों के इम्पैक्ट को कम कर देना है उनकी लाइफ से। अगर लगता है पति झूठ ज्यादा बोलता है, इसका मतलब शनि ग्रह के इम्पैक्ट को कम करो। पहले नीला और काला अवॉइड करवा लो, शनि ग्रह की चीजों को दान करवाना शुरू कर दो। आप समझ रहे बात को? शाम के समय बिठा करके सरसों का तेल का दिया जलवाना शुरू कर दो उनसे, कहते 10 मिनट बैठ जाओ मियाँ जी, बस बैठ जाओ, जो मन आए वो करो, हनुमान चालीसा पढ़नी हनुमान चालीसा पढ़ो, जो करना करो शाम के समय। शनि ग्रह धीरे धीरे शांत होते चले जाएंगे, झूठ बोलने की प्रवृत्ति कम होती चली जाएगी। गाली गलौज करते हैं, मंगल की चीजों का दान करवाना शुरू कर दो, जंक फूड छुड़वा दो, उल्टा सीधा खाना पीना छुड़वा दो। आप देखेंगे ये चीजें उनमें धीरे धीरे चेंज आना। आफ्टर द 6th month यू विल चेक, यू कैन चेक द चेंज। 1 साल में नोटेबल चेंज दिखने को मिलेगा आपको। और समझाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ उपाय 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 करते चले जाओ, उसी से रिजल्ट आ जाएगा। आप इस तरफ उपाय करेंगे, उनकी आदतें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो लाल किताब हमें एक होप देती है, बोले किसी भी सिचुएशन में कोई बात नहीं भाई करो, पर इट विल टेक्स टाइम। अचानक वाला मामला कुछ नहीं है। कई लोग आते हैं हमारे पास जी अचानक से, बस 1-2 हफ्ते में ही रेमेडी कोई बता दो तुरंत काम हो जाए, भाई तुरंत वाला मामला नहीं है। खास करके
संबंधों में मामले जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म रेमेडी के हैं, को लॉन्ग टर्म रेमेडी से ही हमने सॉर्ट आउट करना है। हाँ, कोई आपके बातों को फॉलो करता है तो उसे जरूर समझा दो भाई उल्टे सीधे काम मत करियो बीच में, क्योंकि लाल किताब बार बार कहती है अनैतिक संबंध नहीं रखना है। नहीं रेमेडी फेल तो हमने वो नहीं करना है। कोई आदमी वैदिक नियमों का पालन करते हुए अगर लाल किताब की रेमेडी करता है तो निश्चित रूप से उसको रिजल्ट मिलते हैं। लाल किताब, नवम भाव, चंद्रमा, बहुत उत्तम रिजल्ट। अगर गड़बड़ है तो आपको सिंपल तौर पे मैंने बता दिया कि कहां से गड़बड़ मिलेगी। दसम भाव के चंद्रमा पे आ जाइए। दसम भाव चंद्रमा, सिंपल सी बात है, 10वां भाव किसका है? शनि का। वहां पे बैठा कौन? चंद्रमा। अब शनि चंद्रमा का क्या रहेगा भाई? मामला गड़बड़ हो गया। ये अच्छा संयोग नहीं है। ऐसा व्यक्ति रात होते ही, क्योंकि शनि रात्रि का कारक है, रात के समय व्यक्ति दूध पिएगा तो एसिडिटी बनेगी, मानसिक समस्या बनेगी। तो ऐसे व्यक्ति को अगर दूध पीना है तो सूरज के समय, दिन के समय दूध पी ले, सांझ होने के बाद दूध बिल्कुल भी ना पिए। शनि के घर में चंद्रमा गया, मजबूत तो हुआ नहीं होगा, कमजोर है। पर अब हमने जज करना है कितना कमजोर है, या स्ट्रोंग तो नहीं हो गया, कहीं उल्टा ही हो गया है मामला। तो उसको चेक करने के लिए फिर वही सूर्य, वही मंगल, वही गुरु का साथ लेना पड़ेगा। गुरु अगर चौथे में बैठ करके दृष्टि दे रहा है पूरी की पूरी तो भाई कि टेंशन ही नहीं है, ये आदमी तो राजा की तरह होगा ना, राजयोग बन गया है, मदद मिल रही है गुरु की उसको। तो और कमाल की बात तो यहाँ तो ये भी नहीं देखना ये 9वें भाव का स्वामी के 12वें भाव का स्वामी। सिंपल, गुरु की जितनी भी कारक चीजें हैं चंद्रमा के पास पहुंचेंगी। मदद का मतलब क्या है? गुरु अपनी सारी चीज। अब गुरु सारी चीज का मतलब क्या है? अगर उसने किसी व्यक्ति को स्पिरिचुअल गुरु को बना रखा अपना गुरु जी, तो गुरु जी अपने आशीर्वाद से, अपने मंत्र से ही इसको ठीक कर देंगे। मेरे जैसे व्यक्ति को किसी ने गुरु बना रखा है तो मेरी सलाह ही काम कर जाएगी, चाहे वो सलाह वाहियात क्यों ना हो, पर उसके लिए काम करेगी, क्योंकि उसने मुझे गुरु बना लिया। गुरु उसके लिए काम करेंगे ही करेंगे, मजबूरी है गुरु की। इसीलिए तो कुछ लोगों को आसाराम जैसे बापू गुरु जी मिलते हैं, किसी को जो है वो पंजाब वाला जो राम रहीम जैसे मिल जाते हैं, पर किसी को बहुत अच्छे भी मिल जाते हैं। ये उनकी कुंडली में बैठे हुए गुरु डिसाइड करते हैं, ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं मिल जाते। राह में चलते चलते मुलाकात हो गई, ये वाला गाना गाना ही है, पर वास्तव में नहीं होती। ज्योतिष के अनुसार कोई मुलाकात राह में चलते चलते नहीं होती है, पहले से डिसाइडेड होती है मुलाकात। इसलिए हमें इस बात को समझना होगा, अगर कुंडली में गुरु आपको मदद दे रहा है तो आपका बाबा, आपका दादा, आपका गुरु, आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गाइड, कोई भी बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति, कोई रिटायर्ड पर्सन आपको नेक सलाह देगा और उसकी सलाह जरूर मानना। उसके लिए सबसे बड़ा निर्देश, तो कुछ ना समझ में आए, अच्छा कोई अपने घर परिवार का नाम मिले ना, कोई पार्क में बैठा हुआ बूढ़ा आदमी, उससे बात करनी शुरू कर देना और कह देना भाई बाबा मैं तो फलानी मुसीबत में फंस गया। वो जो सलाह दे देगा ना वो कारगर सिद्ध होगी उसके लिए।
ये भी मत पूछना कि पढ़ा लिखा है कि नहीं, बस सलाह मांग लेना उससे। वो जो सलाह कह दे कि बेटा फलाने से मिल ले, ये कर ले, वो कर ले, या तू यूं नहीं यूं कर ले, वो कारगर सिद्ध होगा। सिंपल एंड शॉर्ट एंड स्वीट। रात के समय दूध नहीं पीना। बाकी ग्रह की मदद को देखना है। जितनी डायरेक्ट मदद ग्रह की मिल जाएगी ना, फर्स्ट क्लास। इनडायरेक्ट मिलेगी, थोड़ा थोड़ा मिलेगी, थोड़ा थोड़ा रेमेडी करो उसकी। जितना तीनों ग्रहों की मदद मिलने पर चंद्रमा पूर्ण अच्छे रिजल्ट देगा। इसमें रेमेडी लिखी हुई है, धर्म स्थान में जाना चाहिए, श्राप माह संडे से परहेज, विधवा औरत की मदद न करे, रात को दूध मत पिए, दरिया का पानी या बारिश का पानी लगातार 10 साल तक घर में रखे, रात होने पर अपने हाथ में कोई दवाई मत लेवे। कोई खास नहीं है। अब देखिए चंद्रमा यदि 11वें भाव में हो तो क्या होगा। यहाँ पर भी चंद्रमा जो है शनि के घर में ही है पर यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव भी है। 11वें भाव का चंद्रमा भी अच्छा माना जाता है। और बृहस्पति को जितना अच्छा बनाएंगे उतना ही उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। बुध ग्रह की चीजों से बचाव करना पड़ेगा। कभी भी चंद्रमा 11वें भाव में अगर अच्छे परिणाम नहीं दे रहा, बुरे परिणाम मिल रहे हैं, तो धर्म स्थान पर जाना शुरू कर दें। नंगे पांव 43 दिन तक धर्म स्थान पर जाना और मत्था टिकाना। एक चीज ध्यान रखना भाई, जहां पर भी चंद्रमा का शनि के साथ संबंध आ जाए या शनि को भी खुश करना हो आपको, तो मंदिर जाना है पर नंगे पांव। तो अपना अगर मंदिर दूर हो तो क्या करे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो ऐसा करना, मंदिर में दूर स्थान पर चप्पल निकाल दें, और नहीं तो मंदिर की परिक्रमा कर लेना नंगे पांव, क्योंकि घर से अब कई बार बहुत दूर होता है। तो चप्पल निकाल करके मंदिर की अगर आप परिक्रमा कर लीजिए, 7 परिक्रमा 11 परिक्रमा जो अपनी है, और जो इस देवी देवता के यहाँ पर जा रहे हैं उन देवी देवताओं का ध्यान करते हुए, उनका मंत्र जाप करते हुए आप परिक्रमा करें, आपको चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। भैरव मंदिर में दूध का दान करना या माँ काली के मंदिर में दूध का दान करना भी एक उपाय है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। चलिए, हाँ कोई क्वेश्चन है? आज फिर इतना ही करेंगे। गुरु जी विनय, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ, सपोज आपको हमारे चंद्रमा अष्टम में हो और सूर्य दूसरे भाव में बैठे हो, तो ऐसे में सूर्य भी डायरेक्ट उनको देखते हैं, चंद्रमा भी देखते हैं, तो सूर्य ज्यादा अच्छे भाव पे नहीं है, मैं मानती हूँ, या थोड़ी कमजोर आ गए, तो फिर भी थोड़ा बहुत तो चंद्रमा को मदद मिलेगी। नहीं, चंद्रमा को डायरेक्ट मदद देंगे, यानी कि उस ग्रह में जितनी शक्ति है वो मदद तुरंत पहुंचेगी। लेकिन सूर्य अच्छी पोजीशन पे तो नहीं बैठे हैं कभी अभी। कभी छोटे लोगों से भी तो हमें मदद मिलती है, बेशक वो इतने शक्तिशाली नहीं है पर वो बेचारे फिर भी मदद कर रहे हैं हमारी अपनी। तो ये वो प्रकार की मदद है, यानी कि पिता जैसे भी हालत में होगा वो तुरंत मदद पहुंचाने का प्रयास करेगा, चाहे वो कमजोर हालत में क्यों ना हो, परंतु वो मदद देगा। पिता से उसको मदद मिलेगी ही मिलेगी। अब चाहे पिता खुद रो करके मदद दे, चाहे ना रो करके मदद दे, पर देनी पड़ेगी। हाँ सुषमा जी। हाँ सर, 11th हाउस में चंद्रमा
आज ये क्लास सुषमा जी आप ही के लिए करी है मैंने सारी, आप ही को समझाने के लिए नए तरीके से करना पड़ा मुझे। क्यों सर? देख लो। हाँ बताइए। सर आपने बोला ना 11th हाउस के चंद्रमा में अपन बृहस्पति की मदद ले सकते, मतलब मंदिर जाने का बोला, तो सर अगर ऐसे में 11वां भाव, बृहस्पति 11वां भाव सुषमा हाँ। जी समझिए, 11वां भाव बृहस्पति का है और हाँ सर। 11वां भाव शनि का भी है। हाँ सर। शनि के तो वो जमीन है जी। और बृहस्पति वहां का मालिक है। जब हम बृहस्पति को देखते क्या देखते, दूसरा भाव, 5वां, 9वां, 11वां और 12वां, इन पर बृहस्पति का अधिकार है। तो एक प्रकार से वहां पे दो ग्रह बैठे हुए हैं, एक बृहस्पति और एक शनि। तो चंद्रमा 11 में पहुंचा, तो बृहस्पति तो उसको मदद देगा ही देगा। दिक्कत तो शनि इसके साथ है, शनि उसको मदद नहीं देगा चंद्रमा को। नहीं सर। तो हाँ। ऐसे में चंद्रमा को कष्ट हो रहा हो शनि के कारण, तो बृहस्पति को मजबूत करना, बृहस्पति यानी कि मंदिर में जाना है। पर सर अगर बृहस्पति 10th में हो तो 10th। मैडम भूल जाओ सुषमा जी, मैं जो कह रहा हूं उस पर फोकस करो। हाँ हाँ सर ठीक है। शनि नंगे पैर आदमी को पसंद करता है, झुकने वाले इंसान को पसंद करता है। जी। इसलिए रेमेडी क्या बनाई, बृहस्पति से मंदिर बना और नंगे पांव परिक्रमा करना या अपने घर से मंदिर नंगे पांव जाना और सिर झुकाना, तो शनि देव भी प्रसन्न हो गए। हाँ सर। दोनों प्रसन्न हो जाने से चंद्रमा को अब कष्ट नहीं। हाँ काल भैरव शनि से रिलेट करते हैं, मंगल से भी रिलेट करते हैं। काल भैरव दूध चढ़ा दिया वहां पर, दूध स्वयं चंद्रमा है। जी। तो शनि शांत हो गए, चंद्रमा को मंगल की मदद मिल गई। ऐसे रेमेडीज बनाई जाती है, रेमेडीज के पीछे का लॉजिक को हमें समझ, ठीक है। अब सर बृहस्पति कहीं बैठा रहो, अब अगर अब वो 10वें में बैठा है तो उसको 10वें के हिसाब से देखो कि भाई वो तो नीच राशि में माना गया है, तो यानी कि बृहस्पति कमजोर है। जब बृहस्पति कमजोर है तो चंद्रमा को मदद कैसे पहुंचाएगा, तो नहीं पहुंचा पाएगा। एक तो उसको डायरेक्ट पहले ही मदद नहीं पहुंचाने का रास्ता मिल रहा उसको बेचारे को, 11वें में चंद्रमा बैठा है, 10वें में बृहस्पति बैठा है, तो डायरेक्ट मदद का तो कोई ऑप्शन है नहीं उसके पास। क्या करेगा, इनडायरेक्ट मदद पहुंचाएगा, और वो खुद भी कमजोर है, इनडायरेक्ट भी कितनी मदद पहुंचेगी। तो ऐसे में बृहस्पति को मजबूत बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, उसको शुद्ध बना के रखना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि हमें मदद मिलती रहे। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर मैंने बताया था जब बृहस्पति करवाया था आप लोगों को, है ना। 10th हाउस बृहस्पति के अपन उपाय करेंगे उसमें। हाँ उपाय करेंगे, पर धार्मिकता वाले उपाय नहीं करने। हाँ धार्मिकता वाले नहीं करेंगे। हाँ ज्योति जी। सर एक क्वेश्चन और था सर। सर 8th हाउस में भी आपने बताया ना, चंद्रमा के साथ में अगर गुरु है, मान लो गुरु ही चंद्रमा के साथ ही गुरु है सर, तो सर उसमें हमने एक केस देखा सर ऐसा, उसमें उनकी माँ चली गई जल्दी, मतलब ठीक है। लेकिन सर वो जो जिस जातक की कुंडली है सर, वो अपने पियर में जब तक थे ना, वहां पे उनको बेनिफिट अच्छा था, लेकिन वो ससुराल में आने के बाद उनको मतलब लॉसेस हुए हैं ऐसा। अभी जो लाइफ है उनकी नॉर्मल है। सुषमा जी आप सीधा केस स्टडी की बात कर रहे हो, और केस स्टडी जो है एक डिफरेंट फैक्टर है। अच्छा सर। हम केवल चंद्रमा के आधार पर उस पर नहीं बात करते, हाँ में सर हमें चंद्रमा। चौथे भाव को भी देखना पड़ेगा। चौथे भाव में जड़ में कौन सा ग्रह वहां पर बैठा था हाँ जिसकी सर वजह पर से ऐसा हुआ, है ना। तो बहुत सारे डिफरेंट आयाम हैं, ग्रहों की टक्कर को देखना पड़ेगा, धर्मी ग्रहों को देखना पड़ेगा, सर आएगा। ये 8th हाउस इन लॉस का भी होता है ना सर, इन लॉस इन लॉज का सेकंड हाउस। सेकेंड हाउस होता है। हाँ जी। अच्छा गुरुजी एक क्वेश्चन मेरा भी था। कोई बात नहीं, एक बार ज्योति जी का नंबर आने दो। सर मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बताया कि अगर ग्रह दृष्टि से मदद करता है चंद्रमा को, सूर्य, गुरु और मंगल, और या साथ बैठते तो मदद करता है,
अगर चंद्रमा जिस जिस घर में बैठ रहा है, जहाँ पे सूर्य या मंगल या गुरु उनके कारक है घर को, तो उसको भी हम मदद ही मानेंगे। अगर वो दृष्टि भी नहीं पड़ रही है या साथ में भी नहीं बैठा है, तो उस घर में आके बैठ गया, वो भी मदद। ज्योति जी, इसलिए मैंने बताया, एक डायरेक्ट मदद है, एक इनडायरेक्ट मदद है। से इनडायरेक्ट मदद। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद तो हर ग्रह अपने मित्र की करता ही करता है जी ना, ये अंडरस्टूड बात है, वो करेंगे ही करेंगे। अब हमारे ऊपर है कि हम उसकी मदद को बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते। जी सर। उपाय का मतलब है हम उसकी मदद को लेना चाह रहे हैं, हम उसकी मदद को बढ़ाना चाह रहे हैं। जी सर। और सर एक प्रश्न था कि अगर चंद्रमा सप्तम भाव में है और ये सूर्य मंगल और गुरु तीनों ही जैसे कि 6, 8, 12 में है, या 6 या 8 में ही है इकट्ठे, तो इसमें चंद्रमा पीड़ित हो गया। पीड़ित हो गया, ऑटोमेटिक पीड़ित हो गया। पहली बात तो चंद्रमा सप्तम में बैठ के पीड़ित हो गया, और ऊपर से अगर उसके जो मददगार ग्रह वो भी पीड़ित हो जाए, मतलब कमजोर पड़ जाएंगे, तो चंद्रमा को ज्यादा नेगेटिव असर होगा ना। और वो केतु शुक्र भी साथ में हो सप्तम में, तो इसमें किसकी रेमेडी सबसे पहले करनी चाहिए, सूर्य मंगल? वो केस स्टडी जब फिर पूरा देखेंगे जब देखेंगे ना। ओके सर। हाँ शिवांगी जी, अब बताइए। गुरुजी, जैसे आज आपने बताया कि चंद्रमा जब दशम भाव में होता है तो वो शनि के घर में होता है, और हमें यहाँ पर गुरु की यदि चौथे भाव से देख ले तो मदद मिल जाएगी, और यदि गुरु खुद उसके साथ में दशम में बैठा हो तो भी वो मदद कर पाएगा क्या? वो भी तो मदद करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। वो बात अलग है कि गुरु बेचारा खुद नीच राशि में है, नीच का, हाँ वही पूछना था तो गुरु, नीच का है। जितनी मदद मिलनी चाहिए थी उतनी मदद नहीं मिलेगी, वो जरूर है, पर हाँ डेफिनेटली मदद करता है। देखो अभी आप लोगों ने सूर्य कर लिया, बृहस्पति कर लिया, चंद्रमा भी समझो कर लिया, 3 ग्रह कर लिए। कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। जब तक आप 9 ग्रह तक पहुंचोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत गजब की डेवलप हो जाएगी, और फिर जब मैं ग्रामर कराऊंगा ना तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। अब मैं पहले ग्रामर डालता तो आपको चीजें नहीं समझ में आती, अब मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप कर देनी है कि आपको तुरंत समझ में आ जाता है। और ये टेक्निक, जिस टेक्निक से मैं आप लोगों को करा रहा हूं, आपको कहीं दूसरी जगह मिलेगी नहीं। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, श्लोक मिल जाएंगे, पोएट्री मिल जाएंगी, जैसे हम बीच बीच में बोलते हैं, ये सब मिल जाएगा आपको। पर जिस टेक्निक को मैं लेकर के चल रहा हूं, जो कि बहुत ही सरल है, समझना बहुत आसान है, उसी से आपको बहुत आसानी से चीजें निकल जाएंगी। केस स्टडी करते समय ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं व्हाट्सएप पर। सर थैंक यू गुरु जी। बोलिए सुषमा जी, क्या कह रहे हैं? सर आज आपने ये नहीं बताया सर, जैसे आप हमेशा में बताते हैं ना कि वो सर जो छूट जाते हैं ना, जैसे कि अगर ये ऐसा होगा तो कुछ शर्तें बताते हैं, शर्तें सर आज चंद्रमा की किसी भी उसमें शर्तें एक भी नहीं आई सर। कौन सी शर्त थी? सर शर्त 8, 9, 10 तीनों में कोई भी शर्त नहीं आई सर, जैसे कि आई थी, आई हाँ? थी, आपने ध्यान नहीं दिया। नहीं सर, हम तो पूरा लिख रहे हैं सर। हाँ देखो कहाँ चूक हुई है। 10वें भाव में शर्त आई है ना, रात के समय, चाहे रात के समय आपने दूध नहीं पीना, वो हाँ शर्त बस ही तो। सर एक ही शर्त है, दूध नहीं पीना। बाकी जैसे आप बताते हैं बहुत सारा कि अगर ये ग्रह यहाँ होगा तो ये ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसी कोई तो शर्त है? उसमें 9वें में कोई शर्त नहीं है। हाँ 10th में भी नहीं है और सर 8th में भी नहीं हाँ, है। हाँ, कोई शर्त नहीं है, आपको शर्त फ्री कर दिया। अच्छा सर। और हमेशा ये सोचा करो आज क्या बढ़िया करवाया है, क्या नहीं करवाना है उस पे सोच नहीं जानी चाहिए। कितना बढ़िया आज हुआ है उस बात पे, आज की क्लास में सबसे बेस्ट क्या पार्ट है, उस पे दिमाग लगाओ और लिखो कोई कि आज ये पॉइंट बहुत बढ़िया बढ़िया बता। नहीं, इससे है ना आपका चीजों को देखने का नजरिया परिवर्तित हो। और ये जो नजरिया है यही हमारी जिंदगी में केतु ग्रह है। और केतु अच्छा तो बृहस्पति अच्छा, ध्यान रखना, केतु अच्छा तो बृहस्पति अच्छा, केतु बुरा तो बृहस्पति बुरा। सिंपल कंसेप्ट है।
हमें अपने नजरिए पर ध्यान रखना। अभी क्या बताया, राहु केतु मंगल, ये जब हम बातचीत करते ना, ये बड़ा कड़वा बुलवा देता है। सामने वाला अच्छा बोल दिया, हो गई लड़ाई झगड़ा। क्या है लड़ाई झगड़ा? नहीं है, सिर्फ शब्दों का गलत इस्तेमाल ही लड़ाई झगड़ा है। अब वो आप पति से कर लें गलत इस्तेमाल शब्दों का, बच्चों से कर ले, रिश्तेदारों से कर लें गलत इस्तेमाल, तो गलत इस्तेमाल ही है शब्दों का। और जब तक हमारा केतु अच्छा नहीं होगा, हम गलत शब्द का इस्तेमाल करते चले जाएंगे। मैं जब नौकरी करता था, मैंने अपने बॉस को एक बार ये कह दिया, सर लगता है आपको समझ में नहीं आया ये बात। उसको ये बात बड़ी चुभ गई और उसने मुझे डांट दिया। मैं बहुत नया था, बहुत बिल्कुल यंग, पतला दुबला एकदम से निकल करके आया, नई नई नौकरी। तो खैर फिर भी वो बेचारा सीनियर था उस समय, वो 45-50 साल से ऊपर का था। उसने कहा सुनील ये बात तूने गलत बोल दी कि मुझे समझ में नहीं आया। फिर उसने अपनी बात बताई कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गया कि मुझे क्या बोलना चाहिए था इस पॉइंट के ऊपर। बोला तुझे ये बोलना चाहिए था कि सर लगता है मैं आपको समझा नहीं पा। बॉस के सामने ये कभी नहीं बोलना कि तुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये बोलना मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। इतना प्यारा सूत्र समझा दिया नौकरी का। मैंने बॉस के सामने कभी गलती नहीं करी। मेरा चीजों को देखने का नजरिया ही बदल गया कि वो मुझसे बड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो समझा नहीं पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे उस तरीके से। तो उससे शब्दों का इस्तेमाल इतना गहराई से होता है लाइफ में, ये हमें बहुत बाद में समझ में आता है। तो जब भी मैं क्यों लिखवाता हूं आप लोगों से कि लिखो व्हाट्सएप पे, मैं नजरिया ही पढ़ रहा होता हूँ स्टूडेंट का कि वो एक्चुअल में क्या लिख रहा है, उसको क्या पॉइंट क्लिक किया है, आज नई बात क्या बताई है। क्या उसको क्लिक करा कि आज मैं कम एनर्जी से पढ़ा रहा था, या वो कहेंगे आज तो आपकी एनर्जी गजब की थी गुरुजी। तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि स्टूडेंट मेरी बात पर कितने ध्यान दे रहे हैं, मुझे कितना फोकस कर रहे हैं। उससे मैं बता दूंगा कि किसको कितना समझ में आया, चाहे वो ऑफ करके बैठे रहो। लास्ट में जो आप लिखते हैं ना, उसी से मैं बता देता हूँ लाल किताब कितनी समझ में आ रही है। कोई सब्जेक्ट मैं पढ़ा लूँ, मैं मिड ऑफ द कोर्स में बता सकता हूँ कौन आदमी इस चीज को समझ पाएगा कौन। इसलिए हम आपसे लिख पाते हैं। और मैंने ये मुहिम शुरू की थी बहुत पहले, वो थी मुहिम के पीछे उद्देश्य था नजरिए बदलने का, कि कंप्लेंट को हमने कितने प्यार से रखना है कि कंप्लेंट जैसी नजर ना आए, है ना। थैंक यू।